एक्चुअली तुम्हारा मेरे साथ आना सही नहीं होगा। तृप्ति अगर आरव और क्यारा को एक साथ देख लेती, आरव के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती थी। और फिर क्यारा को साथ ना ले जाकर आरव उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन आरव की इंटेंशन के बारे में क्यारा को कोई आइडिया नहीं था। क्यों सही नहीं रहेगा? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हम तो बस 2 दिनों तक बिजनेस के लिए साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। आरव गिल्टी फील होने लगा। लगता है अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा। अदिति से डिवोर्स के बाद मैं अपने घर गया था, तब मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया था। वो लड़की एक बहुत ही रईस घराने से है। इस बार मुझे उसी से मिलने जाना है। आरव की रेवलेशन के बाद क्यारा बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो धड़ाम से अपने बेड पर बैठ गई। आज वो आरव से मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसे लगा उसके सारे प्लान पर किसी ने पानी फेर दिया है। मैंने शादी के लिए अभी हामी नहीं भरी है, लेकिन वो बहुत पावरफुल फैमिली से है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसे मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा और हम दोनों फैमिलीज के बीच की रिलेशनशिप भी खतरे में आ जाएगी। आरव की बात सुनकर क्यारा की आंखों में चमक आ गई। अब उसे अपनी अंधेरी जिंदगी में थोड़ी रोशनी नजर आने लगी। मतलब आपको भी वो लड़की पसंद नहीं है? आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उसकी स्माइल में हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। काश इतना आसान होता ये बता पाना कि मुझे क्या पसंद है। मैं 1-2 बार उससे मजबूरन मिला हूँ, लेकिन अब इससे निकलने के लिए मैंने कुछ प्लान बनाया है, जिससे दोनों फैमिली की इज्जत भी रह जाएगी और मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ेगा। ओह ग्रेट, फिर तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। थैंक यू समझने के लिए। वैसे मैं एक होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हायर करने का सोच रहा हूँ, जो इन चैन होटल्स को मैनेज कर सके। और अभी हमें होटल्स का डेकोरेशन स्टाइल भी देखना पड़ेगा। क्या तुम इन दिनों किसी को डिजाइन्स बनाने के लिए कह सकती हो? ठीक है, मैं कह दूंगी। ओके बाय, गुड नाइट। आरव ने कॉल कट कर दिया। वो बालकनी में खड़ा था और आसमान में बने चांद की तरफ देख रहा था। कब मिलेंगे माय लव? मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। तुम्हारे बिना ये एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। आरव अदिति के बारे में सोचते हुए सो गया। अगली सुबह आरव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ फ्लाइट से अलीबाग आ गया। प्लेन के लैंड होते ही आरव ने निधि को कॉल किया। हेलो तृप्ति, कैसी हैं आप? निधि अपने पास बैठे बॉबी की तरफ गिल्ट से देख रही थी। उसने कॉल को म्यूट पर डाला और बॉबी से बोली, सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं जल्दी आती हूँ। बॉबी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके जाने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। इतने दिनों में बॉबी निधि के साथ अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। उन दोनों ने साथ में कई रातें भी बिताई थी, जिससे ये साफ था कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। निधि रूम से बाहर आ गई। इतने दिनों मिले बॉबी के प्यार की वजह से उसे आरव का ख्याल ही नहीं रहा था। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम सो सॉरी। कश्मीर आने के बाद बिजनेस में काफी बिजी हो गया था, इस वजह से मैं आपको कॉल ही नहीं कर पाया। अभी मैं वापस अलीबाग आया हूँ। क्या आज हम कहीं मिल सकते हैं? आज? निधि मुड़कर बॉबी की तरफ देखने लगी। आज तो नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आउट ऑफ कंट्री आई हूँ। हम कुछ दिनों बाद मिले। आरव सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तृप्ति सच में बाहर गई थी या इतने दिनों तक आरव ने उसे कांटेक्ट नहीं किया, इस वजह से वो नाराज थी। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, मैं आपको परसों कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय। निधि ने कॉल कट किया और तृप्ति को कॉल लगा दिया। तृप्ति, वो आरव कश्मीर से वापस आ गया है और अब वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस जैसे पहले मिलते थे अभी भी मिल लो। तृप्ति, अब पहले जैसी बात नहीं रही है। तुम्हें पता तो है ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अगर मैं इस तरह आरव से मिलती रही तो ये मेरे रिश्ते पर गलत असर डाल सकता है। तुम आरव को सब कुछ बता दो ना और फिर उससे मिल लो। नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया है। लेकिन मैं उससे मिलूंगी जरूर, लेकिन तृप्ति की आइडेंटिटी से नहीं। निधि, तुम प्लीज एक बार और मेरी हेल्प कर दो। एक लास्ट बार तुम उससे मिल लो प्लीज। निधि ने जब तृप्ति को इतना इंसिस्ट करते सुना तो उसके पास हामी भरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। मैं उसे परसों मिलने जाऊंगी, तो हम उसके पहले एक बार मिलते हैं। तृप्ति से बात कर निधि वापस डाइनिंग टेबल पर आ गई और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। मेरा एक दोस्त शहर में आया है, तो उसे परसों मिलने जाना है। ओह वाओ। निधि की बात सुनकर बॉबी के मन में सबसे पहला ख्याल अपने भाई आरव का आया। उसे खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी फियांसे यहाँ मेरे साथ अपनी रातें बिता रही है, तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? बॉबी, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा पाऊंगी।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? बॉबी ने जल्दी से अपना हाथ हवा में हिलाया। बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या मैं इतना टॉक्सिक लगता हूँ? बॉबी अभी आरब से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर आरब को अभी इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो अपने डैड को बता देगा और उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। इधर आरब ने अमीश जी को कॉल किया ताकि उन्हें बता पाए कि वो वापस आ गया है। डैड, मैं अगले 2 दिनों में तृप्ति से मिलने वाला हूँ। उसके बाद मैं वापस कश्मीर चला जाऊंगा। अब तुम वापस आ गए हो तो घर आ जाओ, हम मिलकर लंच करते हैं। मैं बॉबी से भी कहता हूँ वापस आने के लिए। वैसे भी हमने काफी लंबे टाइम से एक साथ खाना नहीं खाया है। आरब को जब से पता चला था कि प्रमिला उसकी सौतेली माँ है, उसके बाद से उसने ना ही प्रमिला और ना ही कभी बॉबी के साथ खाना खाया था। पिछले 10 सालों से वो आरब के सबसे जानने वाले अजनबी थे। उनके साथ एक टेबल पर बैठना भी आरब के लिए अनकंफर्टेबल वाली बात थी। डैड, मुझे जल्दी वापस भी जाना है। मुझे लगता है कि मुझे मॉम से मिलना चाहिए। इतने सालों में वैसे भी मैं उनसे काफी दूर रहा हूँ। अमृता के जिक्र से अमीश जी अचानक ही गिल्टी फील करने लगे। अब वो आरब को घर आने के लिए नहीं कह सकते थे। ठीक है, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो। टेक केयर डैड, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कॉल कट करने के बाद आरब ने अपने पेट पर हाथ रखा और रुद्री की तरफ मुड़ गया। हम पहले जाकर कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। आरब उन सभी के साथ पास के ही एक होटल में आ गया। डिनर करने के बाद आरब अपने रूम में रेस्ट करने चला गया। आज वो रूम में बिल्कुल अकेला था। कुछ साल पहले तक दोस्तों का काफिला मेरे साथ चलता था। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं। आरब हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ रात भर एंजॉय करता था, लेकिन मनाली में 3 सालों तक एक आम जिंदगी गुजारने के बाद आरब को लाइफ की सच्चाई काफी हद तक पता चल गई थी कि कौन सच में उसका अपना था और कौन नहीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना लैपटॉप उठाया और स्टॉक मार्केट देखने लगा। फिनिक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के पास भी लिमिटेड पैसा ही है और अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे और पैसे की जरूरत है। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आरब को अच्छी तरह से पता था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं था। उसके लिए टाइम, पेशेंस, इंफॉर्मेशन सारी चीज चाहिए थी और इसलिए आरब ने रीना से एक वेल्थ मैनेजमेंट टीम स्टेब्लिश करने के लिए कहा था, क्योंकि वो हर वक्त फाइनेंशियल मार्केट पर नजर नहीं रख पा रहा था। 2 घंटे तक आरब स्टॉक मार्केट को एनालाइज ही करता रहा, लेकिन अब भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। वो अपनी आंखें मलने लगा। शायद अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों को सामने लेकर आ जाऊं। आरब को बिजनेस की फील्ड में काफी नॉलेज थी और इसी वजह से उसके बाकी कजिन्स उससे डरते थे। 4 साल पहले तक वो डायरेक्टली अंबानी फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व था। अंबानी फैमिली उसे अपना खजाने के तौर पर देखती थी, लेकिन आरब के बाद उसकी फैमिली के रेपुटेशन को भी काफी लॉस हुआ था। क्या अब भी वो लोग मेरी मदद करने के लिए हाँ कहेंगे? जब आरब पर झूठा इल्जाम लगाया गया था तब किसी ने भी उसके सपोर्ट में कुछ नहीं कहा और उसे घर से निकाल दिया। इसका एक रीजन ये भी था कि आरब उस टाइम बहुत ज्यादा एरोगेंट था। वो किसी की बात नहीं सुनता था और इस वजह से उसके एटीट्यूड से कुछ लोग उससे परेशान भी थे। उस समय आरब ने कुछ लोगों को सीक्रेटली गाइड किया था जो अब मुसीबत के समय उसके काम आ सकते थे। पहले मुझे पता करना होगा कि वो लोग कहाँ हैं। आरब ने अपने लैपटॉप में लॉगिन किया और अपना एक सीक्रेट फोल्डर से एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जिसमें 130 लोगों की डिटेल्स थी। आरब ने कुछ लोगों का नंबर सिलेक्ट किया और उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। ऊंची उड़ान भरी है तो सोच हैसियत से ऊंची रखो। ये एक सीक्रेट मैसेज था जो आरब अपने लोगों से डिस्कस करता था। उसने कुछ कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किए और सबको ये मैसेज भेज दिए। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, लेकिन आई होप कि आपको भी अपना प्रॉमिस याद हो। आरब ने आगे लिखा, मैं आरब वापस आ गया हूँ। मैसेज भेजने के बाद आरब बहुत ही आस लगाए फोन को देखता रहा, लेकिन 10 मिनट हो गए और आरब को कोई रिप्लाई नहीं आया। बिना पावर और अथॉरिटी के कश्मीर रीजन में मुझे कोई सीरियसली नहीं लेने वाला। 1 साल के अंदर ही मेरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे इनकी मदद चाहिए ही होगी। रिप्लाई ना मिलने के बाद आरब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगा। तभी उसकी फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। फाइनली हमारा स्प्रिंग सीजन आ गया है। ये मैसेज देखने के बाद आरब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मतलब अभी भी कोई तो मेरे साथ है। आरब ने सभी को मैसेजेस भेजने के साथ साथ मेल भी भेज दिया ताकि उन तक मैसेज पहुंच जाए। सुबह तक आरब के पास 73 रिस्पॉन्स आ चुके थे। आरब ने इन लोगों की एक नई लिस्ट बनाई और उन सभी का करंट सिचुएशन जानने के लिए उनसे बातें करने लगा।
मतलब इनमें से ज्यादातर लोग अब अंबानी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, या तो उन्हें निकाल दिया गया है या उन लोगों को नई जॉब मिल गई है, लेकिन ये अब भी वापस आना चाहते हैं। उनसे बात कर आरव को पता चला कि उसके जाने के बाद उसके जितने भी खास लोग थे उनको उसके कजन्स ने पावरफुल पोजीशन से हटवा दिया था। इन सब में एक अच्छी बात ये थी कि वो अभी भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। कोई बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में था तो कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। उन्हें मार्केट की सिचुएशन अच्छे से पता थी। अब से यही मेरी आंखें, मेरे कान और मेरी नाक है जो मुझे देखने, सुनने और स्मेल करने में हेल्प करेंगे। आरव ने डिसाइड किया कि वो इन 27 लोगों के साथ अपना काम शुरू करेगा। उसने एक और मैसेज टाइप किया, हवा के झोंके का इंतजार करो। आरव ने सभी को ये मैसेज लिखकर भेज दिया। इसका मतलब था कि उन लोगों को आरव के अगले ऑर्डर का इंतजार करना था। रात भर काम करने के बाद भी आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और फ्लाइट से केरल के लिए निकल गया। हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। रुद्री ने आरव के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाया। आरव सो गया था। उसने जम्हाई ली। उसने अपनी खिड़की को पीछे किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मुझे देखकर इस बार मॉम का क्या रिएक्शन होगा। केरल में प्लेन की लैंड करने के बाद आरव ने अमृता जी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही आरव को अमृता जी की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। हेलो आरव, कैसे हो? माँ, आप कहाँ हैं? मैं केरल आया हुआ हूँ। सच में? तुम ऑफिस आ जाओ, मैं यही हूँ। हम साथ में लंच करेंगे। ठीक है, आप मुझे अपने ऑफिस का लोकेशन भेज दीजिए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। कुछ देर में ही अमृता जी ने अपना लोकेशन भेज दिया। आरव रुद्री और बाकी सबके साथ वहाँ से लोकेशन की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद आरव की टैक्सी इंस्पायर लग्जरी कंपनी की बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकी। आरव प्राउडली मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। उसके एंटर करते ही एक ब्यूटीफुल वुमन जिसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था उसके सामने आ गई। हेलो, क्या आप आरव सर हैं? मैं बॉस की तरफ से आपको लेने आई हूँ। मैं उनकी सेक्रेटरी नैन्सी हूँ। नैन्सी ने अपने बालों को फ्लिप किया। आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। मेरी मॉम कहाँ है? मैम डिजाइन डिपार्टमेंट में बैठी हैं। हम वहीं चलते हैं। सर, हमारी कंपनी भले ही बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा ब्रांड यहाँ बहुत फेमस है। हम बैग्स, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मैम की कंटिन्यूअस मेहनत के बाद अब ये ब्रांड पूरे केरल में काफी नाम हासिल कर चुका है। आरव जैसे ही डिजाइन डिपार्टमेंट में आया वो ऑकवर्ड हो गया। वहाँ बहुत सी फीमेल मॉडल अंडरगारमेंट्स पहने खड़ी थी और अमृता उन सभी के साथ बैठे बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रही थी। उसने आरव को देखकर हाथ हिलाकर अपने पास आने का इशारा किया। बेटा अंदर आओ, देखो हमारे न्यू डिजाइन्स कैसे हैं। माँ, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? अमृता हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम एक प्ले बॉय हो और मुझे तो लगता है कि तुमने अब तक मुझसे ज्यादा अंडरगारमेंट्स देखे होंगे। लगता है माँ को मेरी सारी हरकतों के बारे में पता है जो मैं 4 साल पहले किया करता था। आरव हंसने लगा और फिर वो शर्माते हुए बोला, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। आरव बाहर चला गया और कुछ देर तक इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद अमृता मुस्कुराते हुए बाहर आई। आई डोंट बिलीव तुम्हें शर्म आ रही है। आओ मेरे ऑफिस चलते हैं। माँ, आपकी कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है? क्या आपने कभी इस कंपनी को इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड बनाने के बारे में सोचा है? हाँ, काफी पहले सोचा तो था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कंपनी का मार्केट वैल्यू यही कोई 3 करोड़ होगा। एनुअल प्रॉफिट कुछ लाखों में तो हो जाता है। यहाँ पर तो और भी बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड हैं। मैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती। अगर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो? अमृता कुछ देर के लिए हैरान रह गई। तुम सच में मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? अमृता ने ये कंपनी अपनी बोरियत को कम करने के लिए शुरू की थी। उन्हें खाने पीने और जिंदगी गुजारने में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अमीश उनके खर्च के लिए उन्हें हर महीने पैसे देते थे, लेकिन उन्हें कुछ अपने दम पर करना था और फिर ये कंपनी खड़ी कर दी। ये उन जैसी लेडी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बिजनेस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारे डैड भी कभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मुझे उनका कोई सहारा नहीं चाहिए था। अमृता ने ये बात कैजुअली कह दिया था, लेकिन आरव उनके एक्सप्रेशन से देख पा रहा था कि ये ना करने का मेन रीजन कुछ और था। अमीश ये कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे और फिर ये कंपनी अंबानी फैमिली की प्रॉपर्टी हो जाती और अमृता जी को एक एम्प्लॉय के तौर पर कंपनी संभालनी पड़ती। आरव की बात सुनकर अमृता पिछली बातों को याद करने लगी। अमीश और मेरे बीच कभी कोई कनेक्शन रहा ही नहीं, बस एक कड़ी है जो हमें जोड़ती है।
और वो तुम हो आरव। अमृता के पास किसी से शादी कर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का ऑप्शन था। आरव के लिए अंबानी फैमिली में प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की और इसलिए वो चाहकर भी अमीश से खुद को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाई और वो आज भी बिल्कुल अकेली थी। ये सोचते हुए अमृता जी की आंखें भर आई, लेकिन आरव ये देख न ले, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और आरव के सामने आकर बैठ गई। माँ, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते थे तो फिर आपने रिजेक्ट क्यों किया? उनके साथ जुड़कर आपकी कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड बन जाती। वो हमेशा मुझे कम आंकते आए हैं। अगर वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो सारी चीज उनके कंट्रोल में होती। और तुम्हें नहीं लगता ऐसा होता तो फिर मैं और भी ज्यादा इंफीरियर फील करती। ये रीजन सुनकर आरव ने हाँ में सिर हिलाया। ये बात सुनकर वो अपनी मॉम को भी गलत नहीं बोल सकता था, क्योंकि कई बार डिग्निटी पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ऐसी बात है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। बदले में मुझे कोई शेयर भी नहीं चाहिए। ये सुनकर अमृता को काफी बेटर फील होने लगा। वो आरव से दूर रहने की वजह से हमेशा रिग्रेट में जीती आई थी। उसे बड़ा होते हुए ना देखने का गम उनके दिल में आज भी बिल्कुल हरा था। कितना इन्वेस्ट करने वाले हो तुम? मैं 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, इतना चलेगा? आरव की कंपनी को अभी खुद फंड्स की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए 5 करोड़ तो अफोर्ड कर ही सकता था। आरव की बात सुनकर अमृता सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछली रात अमीश जी का कॉल आया था और उन्होंने आरव की सिचुएशन के बारे में उन्हें सब कुछ बताया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सच में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर अमृता ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। यू आर द बेस्ट सन आरव। यही मेरे लिए बड़ी बात है कि तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैं इसे एक्सेप्ट जरूर करूंगी, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 30% का शेयर्स भी दूंगी, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस होता है। अब तुम ये मत कहना कि ये बहुत कम है। अमृता जी को अगर अपनी पूरी कंपनी आरव को देनी पड़ती तो भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आफ्टर ऑल वो उनका इकलौता बेटा था, लेकिन आरव को अच्छी तरह से पता था कि अभी उसका मेन फोकस कश्मीर रीजन है, तो वो इस कंपनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। अगर तुम ये शेयर्स एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आरव ना करता इसके पहले ही अमृता जी ने अपनी कंडीशन रख दी थी। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। तभी आरव का फोन बजने लगा। उसके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया था। उसने फोन निकाला तो देखा क्यारा का मैसेज था। उसने मैसेज पर क्लिक किया। उसमें क्यारा ने एक पिक्चर भेजी थी। वो एक बीच की साइड पर खड़ी थी। तभी क्यारा का अगला मैसेज आया। गैस करो मैं कहाँ पर हूँ? आरव कंफ्यूज था, लेकिन तभी अमृता जी जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। अरे ये लड़की कौन है? ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? आरव ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मेरी एक फीमेल फ्रेंड है। इसने तुम्हें मैसेज किया है, तुम जवाब क्यों नहीं देते? और ये तो पास के ही कोची बीच पर है, तुम उसे यहाँ बुला लो ना। आरव ने कंफ्यूज होकर अमृता जी की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। माँ, ये मेरी बस एक फीमेल फ्रेंड है। अरे तो क्या हुआ, है तो मेहमान ही ना। उसे बोलो हमारे घर आ जाए। आरव के चेहरे पर हेल्पलेस एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। क्यारा यहाँ क्या कर रही है? कहीं वो मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ नहीं आ गई? आरव को क्यारा को वहाँ बुलाने का कोई रीजन नहीं मिल रहा था। क्यारा आरव का पीछा करते हुए पहले अलीबाग और फिर केरल आई थी। उसे जानना था कि आरव किस लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। आरव, अब आपका और अदिति का डिवोर्स हो चुका है और एक बार आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाए, फिर आप अदिति को हमेशा के लिए भूल जाओगे। लेकिन अभी तक आपका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया? क्यारा बहुत ही परेशान होकर आरव के मैसेज का वेट कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। आरव का कॉल देखते ही उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। हेलो आरव। तुम केरल में हो, लेकिन क्यों? कोई काम था? मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ और फिर मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन फ्लाइट यहाँ आधी रात को पहुँची। तब आपको कॉल करना मुझे सही नहीं लगा और मैं टायर्ड भी थी, तो मैं फिर सो गई। अभी तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, मैं होटल में रुकी हुई हूँ। क्यारा ने जानबूझकर रहने की जगह को लेकर बात कही थी। वो आरव का रिएक्शन जानना चाहती थी। आरव, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अपनी फ्रेंड को यहाँ बुलाओ। आरव के पीछे से एक लेडी की आवाज सुनकर क्यारा शॉक्ड हो गई। आई एम सॉरी आरव, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?
आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप डेट पर हैं। आरव खांसने लगा। क्यारा बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। मैं डेट पर नहीं आया हूँ, ये मेरी मॉम है। मैं अभी केरल में हूँ। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ सकती हो। अमृता जल्दी से आगे आ गई और आरव के हाथ से फोन ले लिया। बेटा, तुम मेरे बेटे की फ्रेंड हो, ज्यादा कुछ मत सोचो और हाँ बोल दो। यहाँ मेरे घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं, तुम यहाँ आराम से रह लेना। क्यारा बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव की माँ इतनी सॉफ्ट स्पोकन होंगी। क्यारा को हमेशा से आरव की आइडेंटिटी जाननी थी और अब उसे सामने से आरव के करीब से जानने का मौका मिल रहा था। आंटी, आप परेशान तो नहीं होंगी ना? अगर ऐसा होगा तो मैं होटल में ही रुक जाती हूँ। मैं यहाँ ज्यादातर अकेली रहती हूँ। अगर आप यहाँ आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप बताओ, आपके पास ज्यादा सामान है क्या? तो आरव आपको लेने आ जाएगा। मेरे पास बस एक सूटकेस है, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू आंटी। ठीक है, फिर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सी यू सून। ओके आंटी, बाय। कॉल खत्म होने के बाद क्यारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जोर जोर से गोल गोल घूमने लगी। उसने जल्दी से एक टैक्सी लिया और वापस से अपने होटल की तरफ निकल गई। क्यारा ने आरव को अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी। कुछ देर बाद आरव उसे लेने उसकी लोकेशन से कुछ दूरी पर आ गया। क्यारा ने आरव को देखते ही एक्साइटेड होकर हवा में अपना हाथ हिलाया। आरव! आरव ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से लगेज ले लिया। चलो चलते हैं। क्यारा आज ट्रेडिशनल आउटफिट में थी। वो अपने दुपट्टे को संभालते हुए अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगी। आंटी नहीं आई? एक्चुअली उनकी एक बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए वो अभी नहीं आ पाई, पर उन्होंने तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया है। हम साथ में ही डिनर करेंगे। ओके, ठीक है। क्यारा आज नर्वस फील कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो अपने ससुराल वालों से मिलने जा रही है। लुक्स और अपीयरेंस में क्यारा का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन क्यारा ये भी जानती थी कि बड़े घराने के लोग किसी एक्ट्रेस को शायद ही अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहें। आरव क्यारा को लेकर अमृता के विला में आ गया। माँ ने सर्वेंट से कहकर तुम्हारे लिए ये रूम साफ करवाया है। अगर तुम चाहो तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हो। क्यारा विला में चारों तरफ देखने लगी। उसकी नजर एक बड़ी सी फोटो पर पड़ी जिसमें अमृता साड़ी पहने रॉयल पोज में बैठी हुई थी। आरव, ये आपकी माँ है? हाँ। वाओ, ये तो बहुत यंग और क्यूट लग रही हैं। तुम सामने से उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना, उन्हें बहुत खुशी होगी। ओके, मैं जाकर शावर ले लेती हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नीचे हूँ। आरव नीचे चला गया। क्यारा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अपना लगेज खोलने लगी। उसने एक सुंदर सा व्हाइट कलर हेवी सूट निकाल लिया। आरव की मॉम के आगे ये कपड़े पहनकर जाना उन पर अच्छा इंप्रेशन डालेगा। क्यारा ने जल्दी से शावर लिया। उसके रूम में एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। वो अच्छे मूड में थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और मेकअप और ज्वेलरी सेट करने लगी। 2 घंटे हो गए थे। आरव ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। क्यारा, तुम तैयार हो गई हो क्या? मॉम का कॉल आया था, उन्होंने कहा वो सीधे रेस्टोरेंट पहुंच रही हैं, तो अब हमें भी निकलना चाहिए। क्यारा एक बड़े से मिरर के सामने बैठी अपना मेकअप सेट कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मिरर में खुद को एक फ्लाइंग किस दिया और उठाकर डोर की तरफ बढ़ गई। मैं रेडी हूँ, चलो निकलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, क्यारा को इतना तैयार हुए देखकर आरव पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे हंसी आने लगी। हम किसी शादी में नहीं जा रहे, फिर तुमने इतनी हैवी ड्रेस और ये ज्वेलरी क्यों पहनी हुई है? क्यारा अपने कपड़ों और गहनों की तरफ देखने लगी। क्या ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा? मुझे लगा मैं आंटी से मिलने जा रही हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। ड्रेस अच्छी है, मैं बस कह रहा था कि हम कैजुअली डिनर पर जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई बाहर वाला नहीं है, तो चलो चलते हैं। आरव क्यारा के साथ घर से निकल गया। रुद्री के आधे बॉडीगार्ड वहीं रुक गए और आधे आरव के साथ निकल गए। ये केरल में एक फेमस सी साइड रेस्टोरेंट था जहाँ स्पेशली सी फूड मिलता था। आरव ने रेस्टोरेंट के एंट्रेंस में कार पार्क की। आरव और क्यारा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। उनका डाइनिंग टेबल एक खुले आसमान के नीचे था। वहाँ ब्लू कलर की साड़ी पहने बहुत ही एलिगेंस के साथ मुस्कुराती हुई अमृता बैठी हुई थी। आरव और क्यारा को देखते ही वो जल्दी से खड़ी हो गई और दोनों को ग्रीट किया। आरव, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जो कॉल पर थी? आप बहुत प्यारी हैं बेटा। वैसे वेलकम टू केरला। ये कहती हुई अमृता ने क्यारा को गले से लगा लिया, जो क्यारा को शॉक्ड करने के लिए काफी था। आंटी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको देखकर लगता है कि आप आरव की बड़ी बहन हैं।
तुम बातें तो बहुत प्यारी करती हो। अच्छा चलो अब आराम से बैठ जाओ, तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी। वेटर जल्दी से खाना सर्व करो। सी साइड रेस्टोरेंट पूरा खाली था। सिर्फ 3 लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा रहे थे और कोई भी नहीं था। अमृता स्माइल करते हुए क्यारा को देख रही थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो अपनी बहू को देख रही हो। आपका नाम क्या है बेटा? और शर्माओ मत, आप जो बोलोगे वो यहाँ बनाया जाएगा। यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। क्यारा ने हल्की स्माइल करते हुए पूरे होटल को देखा। जी मेरा नाम कियारा है। कियारा, कितना सुंदर नाम है। मेरा नाम अमृता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अमृता की चंद बातों ने उनकी बीच की दूरी मिटा दी थी। उनके बीच का अजनबीपन खत्म हो गया था। क्यारा भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। पहले उसे लगा कि आरव की माँ एक अमीर घराने की थी तो बहुत एटीट्यूड वाली होंगी, लेकिन उनका इतना पोलाइट नेचर देखकर वो हैरान हो गई थी। नहीं आंटी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आपसे मिली। वैसे यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा मुझे बस ये पता था कि आरव किसी को अपने साथ लेकर आ रहा है, तो मैंने ये रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया ताकि हम शांति से बात कर सकें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुनते ही क्यारा चौंक कर अमृता जी की तरफ देखने लगी थी। ऐसा सिर्फ अमीर घर वाले ही कर सकते हैं। शांति से बात करने के लिए पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया। ओके, अच्छा अंकल नहीं आएंगे क्या? क्यारा ने कभी आरव के फादर को नहीं देखा था। उसे लगा कि आज वो आरव के फादर से भी मिल लेगी, लेकिन ये सुनकर अमृता थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। आरव ने अमृता की तरफ देखा और माइंड डाइवर्ट करने के लिए खास दिया। क्यारा, मॉम और डैड एक साथ नहीं रहते। कई साल पहले ही वो दोनों सेपरेट हो गए थे। ये सुनकर क्यारा समझ गई कि उसने गलत सवाल पूछ लिया था। उसे लगा उसने पहली ही मीटिंग में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अमृता ने हल्की स्माइल की और अपने सामने रखा वाइन का ग्लास उठाया और ऐसे शो किया जैसे उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा हो। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मुझे इस बोर्ड टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। ये हमारी पहली मुलाकात है, तुम कुछ अपने बारे में बताओ। अमृता ने बात को बहुत ही नॉर्मल वे में निकाल दिया था, जिससे क्यारा को ऑकवर्ड फील ना हो। कुछ देर बाद अमृता और क्यारा दोनों म्यूजिक एंजॉय करने लगे और दोनों ही बात को भूल गए थे। तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। तुम क्या करते हो बेटा? आरव ने कभी तुम्हारे बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। क्यारा ने स्माइल करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। पहले मैं एक सेलिब्रिटी थी, फिल्म एंड एड्स में काम करती थी। फिर मैंने कुछ पर्सनल कारणों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी। अब आरव के साथ उसके बिजनेस में पार्टनर हूँ। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम एक एक्ट्रेस हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर ही लग रहा था कि तुम कोई आम लड़की नहीं होगी। जैसे ही अमृता ने क्यारा की तारीफ की, वो शर्मा कर टेबल पर रखा स्नैक्स उठाकर खाने लगी थी। देखते ही देखते अमृता और क्यारा दोनों बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को जानने लगे थे। आरव ने देखा कि वो एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब उसने दोनों से कहा, बस भी करो आप लोग। आप दोनों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार आप दोनों से मिल रहा हूँ। मॉम कुछ देर क्यारा को आराम करने देते हैं। वो जब से आई है तब से उसने आराम नहीं किया। आरव की बात सुनकर अमृता ने क्यारा को देखा। वो हल्की थकी लग रही थी। ओह आई एम सॉरी बेटा, मैं ये भूल ही गई थी कि मैं कियारा से पहली बार मिल रही हूँ। ये है ही इतनी स्वीट, ऐसा लगता है इससे बात करते रहो। अमृता ने वेटर की तरफ देखकर खाना लाने का इशारा किया और कुछ देर बाद वेटर्स अलग अलग तरह की डिश लेकर आने लगे थे। अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर तुम मेरे घर चलो, वहीं आराम करना और कुछ दिन मेरे साथ ही रहना, ठीक है? अमृता से बात करके क्यारा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उनकी किसी भी बात को ना नहीं कह पा रही थी। ओके आंटी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। डिनर करने के बाद आरव और क्यारा अमृता के साथ उसके विला की तरफ जाने लगे थे। वो तीनों एक ही कार में बैठ कर जा रहे थे। क्यारा और अमृता दोनों कार में बैठते ही फिर से वे बहुत बातें करने लगी थी। आरव बस उन्हें देखे जा रहा था। काफी समय से अमृता अकेले रहती थी, कोई नहीं था जो उसे अपना कह सके। जैसे ही क्यारा उसके पास आई तो ऐसा लगा जैसे वो अपना सब कुछ उसे दे देगी।
विला पहुंचने के बाद क्यारा को एकदम से चक्कर आ गए। उसने तुरंत ही अमृता का हाथ थाम लिया था। नींद अच्छे से नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सर घूम रहा था। फिर दोनों साथ में विला में एंटर हुई। वो भूल ही गई थी कि आरव भी उनके साथ ही आ रहा था। दोनों ने आरव को नजरअंदाज कर दिया। आज रात तुम अच्छे से आराम करो, कल मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखाने ले चलूंगी। ठीक है आंटी, अब आप भी आराम करिए। गुड नाइट। अमृता ने मेड से क्यारा का रूम दिखाने को कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट किया और अपने अपने रूम में चले गए थे। आरव वहीं खड़ा दोनों को देख रहा था, लेकिन किसी ने आरव की तरफ देखा ही नहीं। आरव ने हल्की स्माइल करते हुए इधर उधर देखा और फिर खुद से गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ चला गया। अपने कमरे में जाकर आरव ने अपना लैपटॉप ओपन किया और अमृता की कंपनी की वेबसाइट ओपन करके उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने लगा था। वो कंपनी के सारे फंड्स एंड डेब्ट्स वगैरह देख रहा था। आरव अमृता की कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा था। आरव इंडियन मार्केट में अमृता की कंपनी को फेमस बनाना चाहता था। अगर एक बार उसने इस लग्जरी ब्रांड को फेमस बना दिया तो इंडिया के मार्केट में उसकी सेल और बढ़ सकती थी और इस तरफ आरव भी इंडियन मार्केट में अपनी पहचान बना सकता था। आरव ने इस बारे में कुछ प्लान बना कर रखे थे, बस उसे अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना था। अगली सुबह तीनों साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। कियारा, कल अच्छे से नींद आई तुम्हें? क्यारा ने नाश्ता करते करते हाँ में सिर हिला दिया। जी आंटी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं कहीं और आई हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पर ही आराम कर रही हूँ। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी आरव का फोन बजा। आरव ने देखा उस पर बंसल लिखा हुआ आ रहा है। आरव समझ गया कि तृप्ति उसे फोन कर रही थी। उसने तुरंत फोन उठाया और वहाँ से उठकर जाने लगा। आप लोग नाश्ता करिए, मैं एक अर्जेंट कॉल अटेंड करके आता हूँ। आरव ने विला के साइड में जाकर फोन पिक किया। हेलो मिस बंसल। वहाँ से निधि तृप्ति बनकर बात कर रही थी। हेलो, मैं मुंबई वापस आ चुकी हूँ। अगर तुम फ्री हो तो आज रात हम लोग मिलते हैं। आरव ने अपनी वॉच में टाइम देखा। ओके, इवनिंग तक मैं मुंबई आ जाऊंगा, फिर हम लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। ठीक है, फिर आज रात मिलते हैं। फोन कट करने के बाद कुछ देर तक आरव वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था। तृप्ति की आवाज से उसे नहीं लगा कि वो आरव में इंटरेस्टेड थी, बस घर वालों के कारण वो मिल रही थी। आरव भी यही चाहता था। उसका प्लान वर्क कर रहा था। आरव वापस आकर ब्रेकफास्ट करने लगा था। मॉम, आज रात मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। क्यारा कुछ दिन आपके साथ ही रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। अमृता ने स्माइल करते हुए आरव को देखा, लेकिन वो समझ गई थी कि आरव इतनी जल्दी क्यों जा रहा था। क्या तुम उस अमीर लड़की से मिलने जा रहे हो? आरव एकटक अमृता को देखता रहा। जी, आज रात उसके साथ डिनर करने जा रहा हूँ। आरव और अमृता बात कर रहे थे कि तभी क्यारा का जी मचलने लगा। उसे उल्टी जैसा लग रहा था। उसने अपने हाथ से मुंह ढका और बाथरूम की तरफ भागी। आरव ये देख कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया था। अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? अमृता गुस्से से आरव को देख रही थी। ये क्या बोल रहे हो आरव? कियारा तुमसे इतने अच्छे से बात करती है और तुम हो कि इस तरह बोल रहे हो? तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। अमृता तुरंत बाथरूम गई और क्यारा को संभालने लगी। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये सुनते ही क्यारा ने तुरंत अमृता को रोक दिया। क्यारा का चेहरा देखकर लग रहा था वो कुछ छुपा रही थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि अमृता को किसी बारे में कुछ पता चले।